राम राम सा खम्मा घणी। स्वागत है आप सभी का लहर क्लासेज पर। सपने होंगे सच। साथियों, हम हिंदी व्याकरण पढ़ रहे थे और हिंदी व्याकरण के अंतर्गत हमने बहुत सारे टॉपिक क्लियर किए थे। कल हमने वाक्य पढ़ा था। वाक्य के भाग थे, 3 भाग अलग अलग प्रकार से मैंने आपको पढ़ाए थे 3 टॉपिकों में कि किस प्रकार से वाक्य के प्रॉपर 3 भाग होते हैं और उनमें वापस संरचना के आधार पर 3 भाग थे, अर्थ के आधार पर 8 भाग थे और क्रिया के वचन और लिंग उनमें परिवर्तन होता है उनके आधार पर 3 भाग थे जिनको हम वाक्य कहते हैं। कि वाक्य को एकदम प्रॉपर तरीके से बेसिक तरीके से हम पढ़ चुके थे। तो अब आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है बीएसटीसी या पीटीटी के एग्जाम के अंदर वो क्या आता है, वाक्य को शुद्ध करना। आपको हेडिंग मिलेगी यानी हम वाक्य शुद्धि कह सकते हैं। आज हम क्या पढ़ेंगे, वाक्य शुद्धि। आपको कैसे पता चलेगा कि वाक्य शुद्ध कैसे किया जाए, तो सबसे पहले तो वाक्य शुद्धि के अंदर आपको शब्द शुद्धि आनी चाहिए। कौन सा शब्द किस प्रकार शुद्ध लिखा जाता है वो आना चाहिए। और ये साथियों आपको कब पता चलेगा, एक दिन के अंदर कोई शब्द शुद्धि नहीं सीख सकता। मैंने आपको बताया था कि 10-10 शब्द डेली सीखते जाओ कि इस शब्द को शुद्ध कैसे लिखा जाता है, फिर उसको आप अच्छे से नॉलेज रखिएगा। 10-10 डेली सीखोगे तो भूलोगे नहीं तो क्या हो जाएगा, कंफ्यूजन हो जाएगा। तो आज हम पढ़ेंगे वाक्य को शुद्ध कैसे किया जाता है। देखिए वाक्य अशुद्ध होता कैसे, पहले तो वो बात करते हैं। तो साथियों मुख्य रूप से मैं बात करूंगा, फिर आपके सिलेबस की ओर आऊंगा। ठीक है, थोड़ा सा बेसिक यहां से मैं बता दूं आपको। मुख्य रूप से अगर मैं वाक्य होता है ना, उस वाक्य की अगर अशुद्ध है, वाक्य अशुद्ध है या अशुद्धि है वाक्य के अंदर, तो वो क्यों होती है, किस प्रकार से होती है। तो मुख्यतः वाक्य के अंदर 2 प्रकार की अशुद्धि होती है। वाक्य है वो 2 प्रकार से अशुद्ध होता है। कितने प्रकार से, 2 प्रकार से। आप कहेंगे कौन कौन से 2 प्रकार से। साथियों देखिएगा, एक तो वाक्य के अंदर होती है पद संबंधी अशुद्धि। कोई भी पद है, वो पद क्या है, गलत है, सही नहीं लिखा हुआ है, उसमें शब्द भी आप कह सकते हैं पद संबंधी अशुद्धि। क्या, पद संबंधी अशुद्धि होती है वाक्य के अंतर्गत एक पद संबंधी अशुद्धि। ठीक है, मैं इतना ही लिखूंगा यहाँ पे डायरेक्ट पद संबंधी। एक तो हो गया आपकी पद संबंधी अशुद्धि, दूसरी होती है साथियों पद क्रम। पद को कहां लिखना है, पहले कौन सा आएगा बाद में कौन सा आएगा, पद क्रम संबंधी अशुद्धि। ये वाक्य के अंदर मुख्य रूप से 2 प्रकार की अशुद्धियां पाई जाती है। एक तो पद संबंधी अशुद्धि होती है, जो पद है वो कैसे है कैसे नहीं है उससे संबंधित शुद्ध अशुद्ध का पता करना होता है। और एक पद क्रम, अगर वाक्य में जो चीज पहले ही लिखने की थी वो आपने बाद में लिख दिया। जैसे देखिएगा, आप लिखते हैं कि राम क्या करता है, राम खाना खाता है। राम खाना खाता है, वाक्य क्या है, बिल्कुल शुद्ध है। लेकिन अगर आप यहां पे पद क्रम चेंज कर दो, ये जो पद है ये पद आप चेंज कर दो, क्या लिख दो, खाता खाना राम है। क्या, खाता खाना राम है। अब आप कहोगे यार ये क्या हो गया, खाता खाना राम है, यानी कि ये अशुद्ध हो गया। इनके पद का क्रम भी चेंज किया जाता है तो वो अशुद्ध बन जाता है। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, एग्जाम के अंदर आपको एक प्रश्न देगा, निम्न में से कौन सा वाक्य क्या है, शुद्ध है या अशुद्ध है। शुद्ध या अशुद्ध का पूछेगा आपको एग्जाम में। 4 ऑप्शन दिए गए होंगे, 4 वाक्य आपको देगा, आपको इनमें से पता करके एक टिक करना होगा कि कौन सा शुद्ध है या कौन सा अशुद्ध है जो आपसे पूछा गया है। तो साथियों देखिएगा, बेसिकली आप क्या करते हैं वाक्य को पढ़ने के लिए, आपको लिख दिया कौवा काला है, आपने पढ़ा शुद्ध अशुद्ध है। फिर ऐसे मतलब आपको ये वाक्य ये क्या लगता है, बहुत ही इजी लगता है कि वाक्य शुद्धि क्या है, बहुत ही सरल है। और संधि आपको क्या लगती है, मैं अब यहाँ पे सच्चाई बताने वाला हूं, उसके बाद क्लास को स्टार्ट करते हैं। वैसे क्लास तो हमारी स्टार्ट हो चुकी है। देखिएगा यहाँ पे जो हकीकत है ना, मनोवैज्ञानिक तरीके से कह रहा हूं, मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से जो वाक्य शुद्धि है, वाक्य को शुद्ध करना। अरे यार ये क्या टॉपिक है, शुद्ध तो लिख देंगे पता चल जाएगा। ये सबको क्या लगता है, इजी लगता है, सबसे सरल। और जो संधि वाला टॉपिक है, ये संधि वाला टॉपिक क्या लगता है आपको, कठिन लगता है कि यार संधि हार्ड है। और मैं यहां पे सच्चाई ये बता दूं कि जो वाक्य शुद्धि है ये हिंदी का सबसे हार्ड टॉपिक माना जाता है। कौन सा, रियलिटी यही है कि वाक्य शुद्धि हिंदी का सबसे हार्ड टॉपिक है और जो संधि है ये क्या है, ये सरल है, ये कठिन नहीं है। ये चीज आप ध्यान रखिएगा। तो इसको आप थोड़े से ध्यान से, आपको लगता तो है कि ये सही है लेकिन वास्तव में वो सही नहीं होता है। क्योंकि मैं आपको बता दूं, जो हमारी बोलचाल की भाषा है, जो हम बोलते हैं, बोलचाल वाली जो हिंदी है, इस बोलचाल वाली हिंदी के अंदर और जो हमारी शुद्ध हिंदी है, इस शुद्ध हिंदी के अंदर रात दिन का फर्क है। क्या है, बोलचाल वाले हिंदी और शुद्ध हिंदी में रात दिन का फर्क है। हम यहाँ पे बहुत सी ऐसी चीजें बोलते हैं लेकिन वो क्या होती है, गलत होती है। हम कहते हैं नवरात्रि आ रही है, आगे क्या आ रही है, नवरात्रि आ रही है। नवरात्रि जैसा कोई शब्द ही नहीं होता है, नवरात्र होता है। क्या होता है, नवरात्र। तो ऐसे यानी कि आप बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो हम क्या बोलते हैं, गलत बोलते हैं। तो आपको लगता तो है, क्योंकि आप तो जो बोल रहे हो वही आपको लगेगा। भाई आप बोल रहे हो तो वही, आप तो नवरात्रि लिखोगे कि यार नवरात्रि आ रही है, हम कहते हैं नवरात्रि आ रही थी, ये सही है। लेकिन साथियों हम जो बोल रहे हैं, ऐसा समझ लीजिएगा आप जो हिंदी के अंदर बोल रहे हो ना, आपको जो नॉलेज है वो बिल्कुल गलत है। क्योंकि हमारी जो बोलचाल की भाषा है और जो शुद्ध हिंदी है उसमें क्या है,
फर्क है, अंतर है। तो यहाँ पे मैं कुछ नियम बताऊंगा ताकि आप क्या करो, कंफ्यूज ना हो सको। आप पॉइंट भी कह सकते हो, स्पेशल पॉइंट या नियम कह सकते हो कि वाक्य के अंदर क्या क्या नियम होने चाहिए, क्या क्या गुण होने चाहिए, तभी वो वाक्य क्या होगा, शुद्ध होगा। तो पहले मैं बात करूंगा यहाँ पे पद क्रम, पहले क्या लिखा जाना चाहिए, बाद में क्या लिखा जाना चाहिए, उसके बारे में बात करूंगा। फिर आपके सिलेबस के जो पॉइंट है, आपके सिलेबस में लगभग 9 से 10 प्रकार के इशुदियों के बारे में बात की गई है, तो वो भी हम अवश्य क्लियर करेंगे। तो देखिएगा, सबसे पहले मैं बेसिक रूप से आपको बता दूं, किसी भी वाक्य के अंदर, अब यहां से ध्यान से लिखिएगा, मेरी एक एक बात को समझिएगा। किसी भी वाक्य है, कोई भी क्या है, किसी भी वाक्य के अंदर साथियों सबसे पहले क्या आता है, सबसे पहले वाक्य में आप सबसे पहले क्या लिखेंगे, सबसे पहले क्या आता है किसी वाक्य में, बताओ। सबसे पहले किसी भी वाक्य के अंदर क्या आएगा, कर्ता आएगा। वाक्य आप लिख रहे हो, वाक्य में ध्यान रखना, सबसे पहले क्या आना चाहिए, कर्ता आना चाहिए। और जस्ट दूसरा नियम लिख दीजिएगा, कर्ता के बाद क्या आता है हमेशा, तो कर्ता के बाद हमेशा वाक्य में क्या आएगा, कर्म आएगा। ये बेसिक सी चीजें हैं, मेरे साथ साथ आप भी नोट्स कीजिएगा, फॉर्मेट बनाते जाइएगा कि वाक्य में सबसे पहले तो कर्ता आता है, पहले क्या आएगा, सबसे पहले वाक्य में कर्ता आएगा, कर्ता पहले आएगा, कर्म उसके बाद में आएगा। और तीसरा पॉइंट है कि कर्म के बाद क्या आएगी, तो कर्म के बाद सबसे पहले कर्ता आया, कर्ता के बाद क्या आएगा, कर्म आएगा, और कर्म के बाद आएगी क्रिया, फिर क्या आ जाएगी, वाक्य में क्रिया आ जाएगी। ये एक शुद्ध वाक्य होगा। यानी कि मैं कहूं कि वाक्य का फॉर्मेट क्या होता है, वाक्य में क्या होता है, तो वाक्य के अंदर सबसे पहले क्या आता है, कर्ता आता है, कर्ता के बाद क्या आएगा, कर्म आएगा, कर्म के बाद क्या आएगी, क्रिया आएगी। वाक्य इस रूप में होना चाहिए। अगर क्रिया पहले आ रही है, कर्म बाद में आ रहा है, तो वो क्या है, वो गलत वाक्य होगा। तो सबसे पहले जब भी आप वाक्य पढ़ते हैं, आपको वाक्य देखते ही आपको क्या पता करना है कि कर्ता पहले आया है, कर्म उसके बाद, और उसके बाद क्रिया आ रही है या नहीं। देखिएगा कैसे, अब मैं यहां पे कहूं, देखिएगा जहां पे क्या कर्म नहीं है, कहीं पे कर्म नहीं है, सीधा क्रिया लिखी हुई है, तो साथियों बिल्कुल आपको एक फॉर्मेट है कि कर्ता के बाद कर्म आएगा। अब अगर कर्म है ही नहीं तो भाई बाद में क्या आती है, क्रिया आती है, तो बाद में क्रिया लिख दो उनकी। ऐसे आपको क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। कर्ता है, कर्ता के बाद कर्म है तो कर्म लिखो, कर्म नहीं है तो क्रिया लिखो। ऐसे हम क्या करेंगे, ऐसे हम यहाँ पे लिखेंगे। तो मैं एक एग्जाम्पल दूं अब कैसे, कर्ता कर्म कैसे। मैंने क्या कह दिया, मोहन फुटबॉल खेलता है, मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे, मोहन क्या खेलता है, मोहन मैंने लिख दिया क्रिकेट खेलता है, फुटबॉल कुछ भी खिलाओ भाई, ठीक है। 2 एग्जांपल हो जाएंगे। मोहन क्रिकेट खेलता है, मोहन यहाँ पे क्या करता है साथियों, मोहन है वो यहाँ पे क्रिकेट खेलता है, क्या करता है, क्रिकेट खेलता है। कर्म कहाँ है, कर्ता कहाँ है, क्रिया कहाँ है, वाक्य शुद्ध है या नहीं, सबसे बेसिक से बता रहा हूं। तो सबसे पहले वाक्य में कर्ता आता है, कर्ता है, कर्ता के बाद क्रिकेट क्या है, कर्म है उसका, तो कर्म आया हुआ है। उसके बाद क्या है, खेलता है, क्रिया है। आप कहोगे कर्म कैसे नहीं आया, डायरेक्ट हो जाता कि मोहन खेलता है, क्या मोहन खेलता है, तो मोहन कर्ता हो जाता, खेलता है क्रिया हो जाती, कर्म है ही नहीं तो कहां से लिखे। लेकिन जब कर्म दिया हुआ है तो सबसे पहले आप वाक्य में कर्ता लिखेंगे, कर्ता के बाद आएगा कर्म, और कर्म के बाद क्या आएगी, क्रिया आएगी। बेसिक सी बात है, सबसे क्या इजी पॉइंट ये है वाक्य का। इस प्रकार आपका पहला वाक्य का फॉर्मेट, ये नियम, 3 नियम बताया, इनकी एक फॉर्मेट बताया। अब आगे का फॉर्मेट बताऊं तो देखिएगा, अगर कोई शब्द है जो क्या है, कर्ता का विस्तारक हम कह सकते हैं, कर्ता का विस्तारक है, तो वो क्या लिखा जाएगा, कर्ता का विस्तारक का मतलब क्या, वो मैंने आपको कारकों में पढ़ाया था, कारकों के अंदर पढ़ाया था कि इसका ये विस्तारक वगैरह होते हैं, अगर अच्छे से आपने वहां पे ध्यान रखा है तो। अभी बताऊंगा, कर्ता का अगर विस्तारक है, कर्ता का जो विस्तार कर रहा है वो कर्ता की विशेषता बताता है भाई, ठीक है। कर्ता का क्या है, कर्ता का विस्तारक है, तो वो कहां पे लिखा जाएगा, कर्ता का विस्तारक हमेशा कर्ता से पहले आएगा। कहां पे आएगा, वाक्य में अगर आपको कर्ता का विस्तारक दिया हुआ है तो वो कर्ता से पहले आएगा। विस्तारक कैसे होता है अभी एग्जांपल लेके बताऊंगा साथियों। अगर वाक्य के अंदर क्या कर्म का विस्तारक दिया हुआ है, वाक्य में अगर कर्म का विस्तारक भी दिया हुआ है तो वो कहां से कब आएगा, वो कर्म से पहले आएगा। कहां पे, कर्म से पहले आएगा। अगर वाक्य के अंदर क्या कर्म का विस्तारक दिया है तो वो कर्म से पहले आएगा, और कोई ऐसा भी दिया है जो क्रिया का विस्तार कर रहा है, क्रिया का विस्तारक दिया है, तो वो कहां पे आएगा, वो क्रिया से पहले आएगा। कहां पे, क्रिया से पहले आएगा। इनके आपका फॉर्मेट क्या बन रहा है, एक बार यहां पे दृष्टि डालिएगा। मैंने बताया था ये कर्ता है, कर्ता के बाद क्या आता है, कर्म आता है, और कर्म के बाद क्या आती है, आप कहेंगे क्रिया आती है। अब साथियों अगर कुछ ऐसा दिया हुआ जो उस कर्ता के बारे में बता रहा है, किसके बारे में, कर्ता के बारे में बता रहा है, तो वो उससे पहले आएगा। कोई कर्म के बारे में बता रहा तो कर्म से पहले आएगा, जो क्रिया के बारे में बता रहा वो क्रिया से पहले आएगा। यहां पे इनके क्या आ जाएंगे, विस्तारक आ जाएगा। यहां पे कर्ता का विस्तारक होगा, यहां पे कर्म का विस्तारक, और यहां पे क्रिया का विस्तारक। तो वाक्य का फॉर्मेट ये बन जाएगा। इनकी अगर किसी के भी विस्तारक आ रहे तो उन विस्तारक को कैसे लिखा जाएगा, पहले लिखा जाएगा। आपको विस्तारक कैसे, एग्जाम्पल लेके समझिए, बिल्कुल आपको समझाने के लिए ही भाई यहां पे बैठे हैं। देखिएगा साथियों, मैं यहां पे लिख रहा हूं क्या,
गीता की बहन सीता, मैंने लिख दिया गीता की बहन सीता। अब बताओ साथियों, अभी बताता हूं, ठीक है। गीता की बहन सीता क्या है? गीता की बहन सीता हिंदी गाने कम सुनती है। हिंदी गाने, गीता की बहन सीता हिंदी गाने कम सुनती है। क्या करती है? गीता की बहन सीता है वो साथियों हिंदी गाने कम सुनती है, ऐसा मैंने यहां पे लिख दिया। तो देखिएगा साथियों, अब यहां पे आप जरा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है। क्या ध्यान रखेंगे साथियों? आपको यहां पे देखना है, देखिएगा कर्ता का विस्तारक, और वो मेरे को बताना था। तो देखिएगा यहां पे कौन सुनता है गाना? कर्ता कौन होता है? जो किसी कार्य को करता है। यहां पे कहोगे सर जी कर्ता गीता है, अरे यार गीता कर्ता नहीं है। यहां पे क्या गीता कर्ता नहीं है तो कौन है साथियों? कर्ता कौन होता है? जो किसी कार्य को करता है। यहां पे कार्य कौन कराए? गाने कम सुनते हैं, हिंदी गाने कम सुनती है। कौन हिंदी गाने कम सुनती है? तो आप कहेंगे सीता, गीता की बहन है सीता, वो सीता हिंदी गाने कम सुनती है। क्या? सीता हिंदी गाने कम सुनती है। तो यहां पे कर्ता कौन हो रहा है? कर्ता यहां पे सीता हो रही है, ना कि गीता। ध्यान रखिएगा, हिंदी गाने कम कौन सुनती है? सीता सुनती है। कर्ता कौन है? सीता। बेसिक तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ा रहा हूं, एग्जाम में प्रश्न गलत नहीं होगा अगर ध्यान दिया तो। साथियों देखिएगा, गीता की बहन सीता, तो अब ये सीता तो करता है, लेकिन ये सीता है कौन? तो गीता की बहन है सीता। सीता कौन है? गीता की बहन है, यानी कि ये कर्ता के बारे में बता रहा है। तो ये क्या हो गया? ये आपका कर्ता का क्या हो गया? ये साथियों कर्ता का यहां पे विस्तारक है। क्या है? कर्ता का विस्तारक है, जो कर्ता के बारे में बता रहा है कि सीता है ना, वो सीता कौन है? गीता की बहन है। गीता की बहन सीता है, वो हिंदी गाने कम सुनती है। अब यहां पे भी देखिएगा, ऐसे भी तो हो सकता था ना कि सीता गाने सुनती है, ऐसे भी तो हो सकता था। लेकिन देखिएगा गाने कर्म क्या है? वो क्या करती है? गाने। उसका कर्म क्या है? गाने। यानी कि देखिएगा, सुनती है क्या है? आप कहेंगे सुनती है क्रिया है। क्या है? सुनती है क्रिया है, लेकिन कम सुनती है। कितने सुनती है? कम सुनती है। यानी कि ये क्रिया की भी विशेषता बता रहा है, क्रिया का विस्तार कर रहा है कि कितना सुनती है, तो कम सुनती है, यानी कि कम क्रिया हो रही है। तो ये क्या हो गया? ये इस क्रिया का विस्तारक हो गया। ये क्या हो गया? ये क्रिया का विस्तारक हो गया। तो क्रिया से पहले आया या नहीं आया? ये कर्म का विस्तारक था, कर्ता का विस्तारक था, कर्ता से पहले आया। गाने क्या है? आप कहेंगे गाने यहां पे कर्म है, और ये हिंदी गाने। कैसे गाने? हिंदी गाने, क्योंकि गानों का वापस विस्तार कर रहा है, कर्म का विस्तार कर रहा है। तो ये किसका विस्तारक है? ये कर्म का विस्तारक है। बात समझ में आई या नहीं आई? अगर किसी भी क्या कर्ता का विस्तारक है तो कर्ता से पहले लिखो, कर्म का विस्तारक है तो कर्म से पहले लिखो, और अगर क्रिया का विस्तारक है तो क्रिया से पहले लिखो। और सबसे पहले कर्ता आएगा, कर्ता के बाद यानी कर्म है तो कर्म लिखो, और उसके बाद क्या? क्रिया लिखेंगे। ये वाक्य के रूल्स होते हैं जो आपको याद रखने होंगे। ये साथियों विस्तारक। अब यहां पे आपसे अगर देखिएगा अंडरलाइन कर देगा, यहां पे आपको क्या करेगा? गीता के नीचे अंडरलाइन कर देगा और पूछेगा उपयुक्त वाक्य, यहां उपयुक्त रेखांकित पद है, वहां पे कर्ता भी देगा, कर्म भी देगा, क्रिया भी देगा, और उपयुक्त में से कोई नहीं भी देगा। तो ध्यान रखना, गीता यहां पे कर्ता नहीं है, बल्कि कर्ता कौन है? सीता है, क्योंकि गाने कौन सुनता है? सीता सुनती है। तो यहां पे गीता तो क्या है? गीता का बहन या गीता की बहन, ये तो क्या है? इसका विस्तारक है। तो साथियों ये था आपका वाक्य का दूसरा फॉर्मेट, जो मैंने आपको बता दिया। पहले में गिनेंगे कि वाक्य अगर बड़ा है, लंबा है, तो कैसे सही होगा, बाकी छोटा कैसे सही होता, वो मैंने बता दिया। अब साथियों देखिएगा, नियम में यहां पे बातें बता रहा हूं, वो बातें याद रखना। अगर वाक्य के अंदर क्या, वाक्य में क्या आ रहा है साथियों? अगर वाक्य में, मैंने आपको बताया था सभी कारकों का एक निश्चित क्रम होता है, लेकिन सबसे पहले कौन सा कारक आता है? याद कीजिएगा मेरे भाइयों, आपको सबसे पहले संबोधन कारक का बताया था। वाक्य में क्या, अगर संबोधन कारक है, संबोधन कारक, या फिर हम कहेंगे विस्मय बोधक शब्द आ रहे हैं, ऐसे कुछ, ठीक है। संबोधक या विस्मय बोधक क्या आ रहे हैं? विस्मय बोधक क्या होते हैं? मैंने आपको बताया था, जहां से हमें आश्चर्य उत्पन्न होगा, अचरज होगा, विस्मयादि बोधक शब्द आ रहे हैं। आज संबोधन या विस्मयादि बोधक अवयव आ रहे हैं, तो वहां पे क्या होगा? ये वाक्य में सबसे क्या आएगा? पहले आएंगे। वाक्य में ये क्या आते हैं? ये सबसे पहले आते हैं, कर्ता से भी पहले आएंगे अगर ये है तो। अगर वाक्य के अंदर आपको कहीं पे भी संबोधन कारक का चिन्ह मिल रहा है या फिर विस्मयादि बोधक अवयव मिल रहा है, तो वो क्या आएगा? वो साथियों क्या आएगा? पहले आएगा। देखिएगा कैसे, मैं एक एग्जांपल देके समझाऊं। अरे तुम कहां गए थे? अरे तुम कहां गए थे? अरे तुम कहां गए थे? किसको पूछा? तुम कहां गए थे? जो भी सामने वाला उसको पूछा है। लेकिन यहां पे सबसे पहले क्या आया? अरे। क्या है? संबोधन विस्मयादि बोधक, संबोधित किया उसको, अरे तुम कहां गए थे, ठीक है। मोहन जरा इधर आना, मोहन जरा इधर आना, इनके एक प्रकार से कहने का भाव आप समझ सकते हैं, संबोधित किया जा रहा है। तो आप तो वो तो वाक्य पढ़ते ही आपको पता चल जाएगा कैसा है, लेकिन थोड़ा सा नॉलेज रखना कि यहाँ पे क्या होगा क्या नहीं होगा। साथियों क्रिया हमने नहीं पढ़ी क्योंकि हमारे सिलेबस के अंदर क्रिया नहीं थी, बट मैंने कहा था मैं अच्छे तरीके से एनालिसिस करूंगा और उसके बाद देखूंगा क्रिया से अगर प्रश्न आते हैं तो हम पढ़ेंगे, नहीं तो हम नहीं पढ़ेंगे। लेकिन सिलेबस में नहीं दिया है तो प्रश्न नहीं आएंगे, ये डेफिनेट है, परफेक्ट है। लेकिन देखिएगा वाक्य के अंदर आपको क्रिया की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि साथियों अगर वाक्य है
मैं यहाँ पे फॉर्मेटली तरीके से बता रहा हूं, आप नोट करना चाहे तो कर सकते हैं और कीजिएगा क्योंकि भूल जाओगे। नोट करना है, एक बार रिवीजन जरूर करना, सही होगा तभी। और वाक्य वाला क्या है, अलग से टॉपिक है, प्रश्न तो आएगा, यहां से परफेक्ट है। तो देखिएगा वाक्य के अंदर साथियों क्या, अगर द्विकर्मक क्रिया दी हुई है, क्या वाक्य में अगर क्या है, द्विकर्मक क्रिया दी हुई है, आप कहेंगे द्विकर्मक क्रिया क्या है, दो क्रियाएं हो रही होगी, वो आपको अभी बताएंगे। तो दो क्रियाएं दी हुई है, ठीक है। अगर वाक्य में द्विकर्मक क्रिया है तो साथियों द्विकर्मक क्रिया में क्या होता है, एक तो होती है गौण क्रिया, कर्म होगा, द्विकर्मक के अंदर कर्म होगा, ठीक है। तो एक तो होगा साथियों गौण कर्म, ठीक है, जो काम कर रहा है वो, एक तो गौण कर्म होगा और एक क्या होगा, एक मुख्य कर्म होगा। क्या होगा, मुख्य कर्म। तो द्विकर्मक वाक्य में अगर द्विकर्मक क्रिया दी हुई है तो जो गौण कर्म है, इस गौण कर्म को हम क्या लिखेंगे, पहले, यानी कि जो जितना इंपोर्टेंट नहीं है, जो मुख्य कर्म है, जो उसका मुख्य काम क्या है, उसको हम क्या लिखेंगे, बाद में लिखा जाएगा। एक बार पढ़िएगा मेरे साथ साथ, वाक्य में अगर द्विकर्मक क्रिया दी हुई है तो गौण कर्म पहले और मुख्य कर्म क्या, बाद में लिखा जाएगा। आप कहेंगे कैसे, मैं अभी बताता हूं आपको, ठीक है। देखिएगा एक एग्जांपल लेके यहां पे समझते हैं। मैं यहां पे क्या कह देता हूं, मोहन ने, मैं कुछ यहां पे लिख देता हूं, देखिएगा मोहन ने, यहां पे मैं कुछ एग्जांपल लिखता हूं, देखिए अभी आपको पता चल जाएगा। मोहन ने क्या, मोहन ने गाय को क्या किया, चारा डाला। मोहन ने गाय को क्या किया, देखिएगा स्पष्ट लिख देता हूं साथियों, यहां से थोड़ा सा अच्छा नहीं आया है। मोहन ने गाय को चारा डाला, पढ़िएगा क्या वाक्य शुद्ध है, बताएंगे साथियों वाक्य क्या शुद्ध है। मोहन ने गाय को क्या किया, चारा डाला। मोहन ने गाय को, यहां पे चारा है भाई, ठीक है, थोड़ा बड़ा लिख दिया है, चारा डाला। मोहन ने गाय को क्या किया, चारा डाला। वाक्य क्या शुद्ध है, पढ़ेंगे साथियों, वाक्य शुद्ध है या अशुद्ध है। देखिएगा साथियों आपको क्या करना, यहां पे दो क्रिया है, क्या, दो कर्म दो है। देखिएगा क्या, एक तो गाय भी कर्म है और चारा भी कर्म है, आपको अब कौन सा माने। देखिएगा साथियों कर्ता कौन है, मोहन है, पहले आ रहा है, संबोधन वंबोधन है नहीं तो कर्ता ही पहले आएगा, ओके, बात हो गई कंप्लीट। उसके बाद आता है कर्म, तो गाय भी कर्म है और चारा भी कर्म है, दो कर्म आया नहीं है। और जब भी दो कर्म आता है तो वाक्य क्या हो जाएगा, द्विकर्मक क्रिया वाला हो जाएगा। कैसा, द्विकर्मक क्रिया वाला। तो यहां पे मैंने आपको बताया जो मुख्य क्रिया है वो क्या आएगी, मुख्य क्रिया बाद में आएगी, और जो गौण कर्म है साथियों यहाँ पे क्या होगा, जो गौण कर्म है वो पहले आएगा और मुख्य कर्म बाद में। तो गाय क्या है, यहाँ पे गाय गौण कर्म है, चारा किसको डाला, गाय को, गाय क्या है यहाँ पे गौण है, लेकिन मुख्य क्या, उसने किया क्या है, मेन क्रिया किया है, तो चारा डाला। क्या है, चारा डाला, उसका मुख्य काम है, तो ये क्या है, चारा क्या हो जाएगा, यहां से मुख्य कर्म हो जाएगा। तो गौण कर्म क्या आएगा, पहले आएगा, मुख्य कर्म क्या आएगा, बाद में आएगा। ऐसे नहीं लिख सकते कि मोहन ने चारा गाय को डाला, क्या, मोहन ने चारा गाय को डाला, ऐसे लिखोगे तो गलत हो जाएगा। लगेगा तो सही कि मोहन ने चारा था वो गाय को डाल दिया, यानी कि मोहन ने चारा गाय को डाला, लेकिन वो गलत है। मोहन ने गाय को चारा डाला, वो क्या होगा, सही, क्योंकि मुख्य काम क्या हो रहा है, चारा डाला। तो ये मुख्य कर्म हमेशा क्या आता है, बाद में आता है। जो गौण है किसको, गाय को, ये क्या आएगा, पहले आएगा, और कर्ता सबसे पहले आएगा। इनके जो सजीव है तो विभक्ति चिन्ह आएंगे, ये भी मैं आपको आगे क्या करूंगा यहाँ पे बताऊंगा। देखिएगा विभक्ति चिन्ह वाली बात बताऊं, ये समझ में आ गया ना, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखिएगा यदि साथियों जो भी करता है या कर्म वगैरह हो रहा है ना, यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना, अगर वाक्य के अंदर क्या कर्म है, जो कर्म होता है ना वो कर्म क्या हो, अगर सजीव है, वाक्य में कर्म क्या है, कर्म अगर साथियों सजीव है तो वहां पे क्या विभक्ति आएगी। कर्म सजीव है तो हमेशा वहां पे विभक्ति आएगी, ठीक है। अभी बताते, जैसे देखिएगा मोहन ने चारा डाला था, मोहन ने, वहां पे क्या होगा, विभक्ति आएगी। अगर कर्म सजीव है तो विभक्ति आएगी, लेकिन अगर क्या कर्म क्या है, कर्म मैं बता दूं, यहां पे क्या बता देता हूं, निर्जीव है। कर्म यहां पे क्या है, कर्म यहां पे निर्जीव है, या फिर क्या है साथियों, मैं ऐसा कह सकता हूं सजीव नहीं है। अब देखिएगा क्या है, कर्म अगर क्या है सजीव नहीं है तो वहां पे विभक्ति भी नहीं आएगी, ऐसे याद रखना। निर्जीव में आप भूल जाओगे, सजीव है तो विभक्ति आएगी, सजीव नहीं मतलब विभक्ति भी नहीं, सजीव नहीं विभक्ति नहीं, सजीव है विभक्ति है, ऐसे याद रखो। सजीव है तो विभक्ति है, सजीव नहीं है तो विभक्ति नहीं है, याद रह जाएगा। जैसे देखिएगा मैं अभी बताता हूं कि सजीव में विभक्ति आती है और निर्जीव में नहीं आती। मैंने यहां पे क्या लिख दिया, राम ने रावण को मारा। मैंने यहां पे क्या लिखा, राम ने रावण को मारा। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, राम रावण को मारा, राम रावण को मारा, राम रावण को मारा, ठीक है। यूपी वाले तो ऐसे ही बोलते हैं भाई, ठीक है, राम रावण को मारा, ठीक है। यहां पर मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, देखिए अपने अपने क्षेत्र की भाषा होती है। राम ने रावण मारा, कौन सा सही है साथियों बताओ, राम ने रावण मारा। क्या कोई खरगोश मारा है, ठीक है, खरगोश मारा भी नहीं होता, वहां पे भी वो सजीव है तो विभक्ति आ जाती है। यानी कि जहां पे भी ये आपको वाक्य शुद्ध कौन सा लग रहा होगा, राम रावण को मारा, ये वाक्य शुद्ध नहीं है, ठीक है। राम ने रावण मारा, ये भी शुद्ध नहीं है। रावण कोई क्या तीर तरबूज नहीं था कि मार दिया। राम ने रावण को मारा,
किसको? रावण को। किसने? राम ने, क्योंकि दोनों सजीव है। तो यहां पे देखिएगा, ध्यान रखिएगा, राम यानी कर्ता क्या है? कर्ता सजीव है। तो विभक्ति आई है या नहीं आई? आप कहोगे ने विभक्ति आई है, क्योंकि कर्ता सजीव था, राम सजीव थे। और रावण को यानी कि रावण क्या था? सजीव था। तो यहां पे विभक्ति क्या आई है? को आई। कर्ता सजीव था तो ने विभक्ति आई है। अब यूं नहीं कि ने आए, कोई भी आए, विभक्ति चिन्ह आएगा। अगर कर्ता सजीव है तो विभक्ति चिन्ह आएगा, कर्म सजीव है तो भी विभक्ति चिन्ह आएगा। दोनों सजीव थे, दो विभक्तियां चिन्ह आई है। अगर मैं लिख दूं यहां पे क्या, मैंने यहां पे लिख दिया राम ने किताब को पढ़ा। राम ने किताब को पढ़ा। अब बताओ ये वाक्य शुद्ध है या अशुद्ध है? फटाफट से बताएंगे, ये वाक्य शुद्ध है या अशुद्ध है? नियम मैं आपको बता चुका हूं, फॉर्मूला बता चुका हूं। राम ने किताब को पढ़ा। आप कहेंगे गुरुजी हम देखेंगे यहां से, सबसे पहले कर्ता सजीव है राम, विभक्ति चिन्ह आएगा, ओके। उसके बाद कर्म आता है, कर्म यहाँ पे किताब है, ओके। कर्म क्या है? निर्जीव है, किताब निर्जीव है, और विभक्ति चिन्ह दे दिया के, क्या कर दिया? लफड़ा कर दिया, मिस्टेक कर दी। क्या कर दी? को यहाँ पे नहीं आना चाहिए। क्रिया क्या है? पढ़ा, ओके। सब कुछ सही है, लेकिन एक अनावश्यक चीज आ गई। आप ऐसा कह सकते हैं, अनावश्यक भी कह सकते हैं कि ये नहीं आना चाहिए था, फिर भी आ गया। क्या? को। क्योंकि साथियों यहाँ पे ऐसा ही होगा, किताब पढ़ी, ठीक है, राम ने किताब पढ़ी, तो राम ने किताब पढ़ी आना चाहिए था, ना कि को नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये निर्जीव है किताब। और निर्जीव जैसे कह सकते हैं राम ने अखबार पढ़ा, तो हम अखबार को पढ़ा नहीं कहते, राम ने अखबार पढ़ा कहेंगे, राम ने अखबार को पढ़ा नहीं कहेंगे, क्योंकि निर्जीव के साथ विभक्ति नहीं आएगी। तो ये चीजें आपको यहां से क्या अच्छे तरीके से पता चल गई होगी कि अगर सजीव है तो विभक्ति आएगी, सजीव नहीं है, निर्जीव है तो विभक्ति भी नहीं आएगी, ठीक है। तो ये बातें तो आपको यहां से पता चल गई होगी। उसके बाद साथियों यहाँ पे अब कुछ इसका अपवाद है, या फिर क्या है, स्पेशल पॉइंट कह सकते हो, अपवाद है। क्या साथियों? अगर कहीं पे भी बजाना क्रिया हो रही है, क्रिया कौन सी? बजाना हो रही है या फिर बढ़ाना, बजाना या बढ़ाना क्रिया हो रही है, बढ़ाना या बजाना क्रिया हो रही है, तो वहां पे साथियों कर्म क्या हो? कर्म भले ही सजीव हो, कर्म क्या हो? कर्म भले ही सजीव हो या सजीव ना हो, फिर भी वहां पर क्या होगा? वहां पर साथियों हमेशा विभक्ति का प्रयोग होगा। याद रखना, वहां पर हमेशा क्या होगा? विभक्ति का प्रयोग होगा। क्या होगा? विभक्ति का प्रयोग होगा। मैंने क्या लिखा है एक बार सुनिएगा। यदि वाक्य के अंदर क्या, यदि वाक्य में क्रिया बजाना या बढ़ाना क्रिया का प्रयोग हुआ है, तो कर्म चाहे सजीव हो या निर्जीव हो, वाक्य में विभक्ति का प्रयोग हमेशा क्या होगा? कैसे साथियों? देखिएगा, यहां से मैं आपको ये लिख दीजिएगा, पॉइंट लिख दीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है कि निर्जीव के साथ कभी भी विभक्ति नहीं आती है, लेकिन अगर बजाना या बढ़ाना क्रिया है तो निर्जीव के साथ भी क्या विभक्ति आएगी। देखिएगा कैसे, मैं आपको आपके बजाता हूं, यहां पे बजाता हूं, ठीक है, हाँ कुछ बजाता हूं ताकि आपको पता चल सके। मैंने क्या कह दिया? सुरेश ने, मैंने कह दिया यहां पे सुरेश ने क्या, मैंने कह दिया यहां पे सुरेश ने ढोल बजाया। देखिएगा यहां पे सुरेश ने ढोल बजा दिया। क्या किया? सुरेश ने ढोल बजाया। अभी आपको ये वाक्य बिल्कुल शुद्ध लग रहा होगा, हाँ भाई सुरेश ने ढोल बजाया एकदम शुद्ध है, एग्जाम में करके आ जाओगे। आपको सपने देखोगे 3 नंबर आएंगे मेरे, लेकिन नहीं आएंगे वहां पे 3 नंबर, क्योंकि ये वाक्य क्या है? गलत है। आप कहोगे क्यों? ढोल तो निर्जीव है, इसके पास तो विभक्ति चिन्ह आना ही नहीं चाहिए, लेकिन क्रिया कौन सी है? बजाया। और जहां पे भी बजाना या बढ़ाना क्रिया होती है वहां पे क्या निर्जीव कर्म के साथ भी विभक्ति चिन्ह आएगा। तो वाक्य शुद्ध क्या हो जाएगा? सुरेश ने ढोल को बजाया। सुरेश ने ढोल को बजाया, ठीक है, मैं यहाँ पे ढोल लिख रहा हूं, आप हाँ ढोल ही है, ढोल को बजाया। सुरेश ने ढोल को बजाया, ये वाक्य यहाँ पे शुद्ध होगा। अब आपको विश्वास नहीं हो रहा, आप कह रहे होंगे सर ऊपर वाला शुद्ध है, सुरेश ने ढोल बजाया, नीचे वाला तो भाई गलत है कि सुरेश ने ढोल को बजाया, लेकिन नीचे वाला शुद्ध है कि सुरेश ने ढोल को बजाया। वाक्य यही सही है। क्या? वाक्य यही सही है। एग्जाम में आप यही गलती करते हैं, इसलिए आपके नंबर नहीं आ पाते। तो याद रखेंगे, जहां भी क्रिया क्या है? बजाया या क्या? बढ़ाया। कोई कहते हैं ना रमा ने झगड़ा बढ़ाया, रमा ने क्या कर दिया? आकर झगड़ा बढ़ाया, तो रमा ने झगड़ा बढ़ाया, बढ़ाया क्रिया आ रही है, तो झगड़ा भले ही निर्जीव है लेकिन इसके साथ भी को आएगा, विभक्ति लगेगी। रमा ने झगड़ा को बढ़ाया, रमा ने झगड़े को बढ़ाया। क्या? रमा ने झगड़े को बढ़ाया। ऐसे नहीं कि रमा ने झगड़ा बढ़ाया, नहीं भाई, रमा ने झगड़ा को बढ़ाया है, झगड़े को बढ़ाया। जहां भी आप ऐसे याद रखना है कि सजीव के साथ तो हमेशा विभक्ति चिन्ह आएगा ही आएगा, और निर्जीव के साथ नहीं आता है, इनकी जो सजीव नहीं है उनके साथ विभक्ति चिन्ह नहीं आएगा। लेकिन जान कि ऐसे याद रखो, निर्जीव में भूल जाओगे कि सजीव निर्जीव में क्या था? सजीव है तो विभक्ति चिन्ह भी है, सजीव नहीं है तो विभक्ति चिन्ह भी नहीं है। लेकिन अगर बजाना, क्या? बजाना और बढ़ाना क्रिया है तो भले ही निर्जीव हो या सजीव हो, वहां पे विभक्ति चिन्ह आएगा ही आएगा। ये चीज आपके क्या करनी? याद रखनी। उसके बाद वाक्य का अगला और क्या बेसिक से नियम होते हैं, जहां भी आपको वाक्य का उत्तर हां या ना में पूछा जाता है,
जहां भी आपको वाक्य का आंसर हाँ या ना में पूछा जाता है तो वहां पे हमेशा क्या, जो WH वर्ड होते हैं इंग्लिश में कहा जाता है क्या है, वो क्या सबसे पहले आएगा वाक्य में। जैसे मैं कह दूं आप खाना खाकर आए क्या, आप खाना खाकर आए क्या, आप खाना खाकर आए क्या, तो ये वाक्य यहां से क्या होगा, गलत होगा। क्या बाद में नहीं आता है, क्योंकि यानी मैं हाँ से या ना में प्रश्न पूछा है कि आप खाना खाकर आए क्या, तो वो यहां तो आंसर कैसे देगा वो सोचो। वो यहां तो कहेगा हाँ मैं खाना खाकर आया, यहां कहेगा नहीं मैं खाना खाकर नहीं आया, क्योंकि आंसर आपको हाँ या ना में ही मिलने वाला है। और जब भी आंसर हाँ या ना में मिले तो क्या है वो सबसे पहले आता है। यहां पे ऐसे आएगा, क्या आप खाना खाकर आए, क्या आप खाना खाकर आए, क्या क्या आएगा, पहले आएगा साथियों। क्या पहले आता है जब आंसर क्या हो, हाँ या ना में हो। अगर कोई महान वैज्ञानिक है, क्या है, PhD कर रखी है, जैसे मान सकते हैं कि जिसके भी साथियों क्या है नाम होता है ना, जब भी क्या कोई भी उपलब्धि है, क्या है कोई भी उपलब्धि है, हाँ उपलब्धियों का अंत अनुच्छेद 18 आपने पढ़ा होगा, उपलब्धि है या फिर किसी की कोई योग्यता है तो वो योग्यता या उपलब्धि है वो उसके नाम से पहले लगा सकता है। उपलब्धि या योग्यता क्या हमेशा नाम से पहले आएगी। जैसे अगर मैं PhD कर लूं, ठीक है, जैसे मैं PhD कर लूं या आप कोई PhD कर लो, जैसे मैंने किसी का नाम ले लिया कि सुरेश नाम का कोई बंदा है, अगर वो PhD कर ले तो क्या लगा सकता है, नाम के आगे डॉक्टर लगा सकता है। अब यूं नहीं लगाएगा कि सुरेश डॉक्टर, नहीं भाई डॉक्टर सुरेश लगेगा। क्या, डॉक्टर सुरेश, यानी कि जो भी उसकी, जैसे किसी को भारत रत्न मिल गया है तो सुरेश भारत रत्न नहीं होगा, भारत रत्न सुरेश होगा। क्या, भारत रत्न सुरेश। यानी कि साथियों जो उपलब्धि या योग्यता होती है वो क्या आती है, वो हमेशा नाम के उपाधि है, ठीक है, उपाधि कहेंगे हम, उपलब्धियां नहीं कहेंगे, उपाधि कहेंगे। क्या कहेंगे, उपाधि। जो उपाधि या योग्यता है, उपाधि या योग्यता हमेशा नाम से पहले लगाई जाती है। आपने देख ली होगी बहुत से लोगों के लगी हुई होती है नाम से पहले उपाधि या योग्यता। तो ये तो आपने यहां पे कर लिया। उसके बाद साथियों देखिएगा कुछ विशेषता बताते हैं, ऐसे शब्द भी होते हैं, ठीक है। कहीं पे अगर स्थान की बात और समय की बात, दोनों की बात अगर साथ साथ में की जा रही है, स्थान और समय की साथ बात, क्या स्थान और समय की बात है वो साथ साथ में की जा रही है तो समय हमेशा पहले आएगा। क्या, समय हमेशा पहले आएगा, स्थान हमेशा बाद में आएगा। वाक्य में ध्यान रखना। आप कहेंगे कैसे, मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, क्या मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, मैं 3 बजे उदयपुर जाऊंगा, मैं 3 बजे उदयपुर जाऊंगा, तो ये वाक्य क्या है, सही है। ये वाक्य क्या है, सही है। लेकिन मैं इसको ऐसे लिख दूं कि मैं उदयपुर 3 बजे जाऊंगा, तो ये वाक्य गलत है। अब आपको भले यहां पे सही लग रहा हो, लेकिन भाई यही तो सिखाने के लिए यहां पे बताया है। साथियों देखिएगा यहां पे क्या है, स्थान और समय दोनों की बात की जाए, इनके मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे अच्छे तरीके से बताऊं हिंदी के भाषा में, तो स्थानवाचक और कालवाचक क्रिया विशेषण आ रहे हैं। देखिएगा स्थान की भी बात कर रहा है कि क्या उदयपुर, स्थान है उदयपुर, टाइम की भी बात कर रहा है 3 बजे, क्योंकि एक ही वाक्य के अंदर स्थान भी आ रहा है टाइम भी आ रहा है। मैं 3 बजे उदयपुर जाऊंगा और मैं उदयपुर 3 बजे जाऊंगा, तो हमेशा क्या समय पहले आता है, स्थान बाद में आता है। 3 बजे पहले आएगा, उदयपुर बाद में आएगा, तो पहला वाक्य क्या हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा। ये चीज भी आपको वाक्य के अंदर ध्यान रखनी है। उसके बाद और बात की जाए वाक्य के अंदर और क्या क्या आपको ध्यान रखना होता है, तो मैं और कुछ बातें बता दूं। यहां से मैंने आपको कारक पढ़ाए थे, तो मैंने आपको बताया था कि पत्ता पेड़ से गिरता है या पेड़ पत्ते, यहाँ पे पेड़ से पत्ता गिरता है, वहां पे क्या हो रहा था, तो वो बात भी मैंने बताई थी। तो कारकों का क्रम वाक्य के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या, कारकों का क्रम, कारक है वो किस क्रम के अंतर्गत आ रहे हैं। कारकों का क्रम मैंने आपको पढ़ने का क्रम बताया था, कर्ता कर्म करण, यानी कि पढ़ते हैं जब हम 1 2 3 4 5 6 7 और जो 8 कारक लिखते हैं ना लाइन अनुसार। अब कैसे लिखते हैं भाई साहब, सभी यहाँ पे अगर एक्सप्लेन करने चाहूंगा तो क्लास बहुत बड़ी हो जाएगी और टॉपिक बोरिंग बनने लगेगा। लेकिन मुझे यहाँ पे टॉपिक रोचक बनाना है, मैं अपनी शिक्षण विधियों का यहाँ पे प्रयोग करके रोचक बनाना चाहता हूं, प्रभावी शिक्षण बनाना चाहता हूं। तो मैं आपको बता दूं कारकों वाला कारक क्या होते हैं, 1 2 3 वाला कौन सा क्रम होता था, कारक की क्लास में देखिएगा, ऑलरेडी क्लास हो चुकी है। तो ये जो साथियों क्रम होता है ना, इनको मैंने लिखने का तरीका बताया था कि सबसे पहले संबोधन आता है 8वां, उसके बाद आता है कर्ता। क्या, पहला सबसे पहले संबोधन आएगा, संबोधन नहीं है तो कर्ता आएगा। उसके बाद मैंने कहा था उल्टे चलते चलो, एक यहां से पहले यहां से लो तो फिर यहां से भी एक लेंगे और फिर उल्टे चलते चलो, 7 6 5 4 3 2, ये होता है कारकों का क्रम। और उसके बाद क्या आएगी, क्रिया आएगी। पहले कारकों का ये क्रम आएगा, संबोधन है तो संबोधन लिखो, उसके बाद कर्ता आएगा, फिर 7 6 5 4 3 2 वाले कारक आएंगे, फिर क्रिया लिखेंगे। ये कारकों का क्रम क्या है, ये कारकों का क्रम भी वाक्य के अंदर साथियों बहुत ही जरूरी है, इंपोर्टेंट है, वो बात आप क्या करेंगे, याद रखेंगे। उसके बाद देखिएगा
कल हमने जब वाच्य पढ़े थे ना, वाच्य पढ़ाने का टारगेट क्या था देखिएगा, क्योंकि आपका वाच्य भी कंप्लीट हो जाए और यहाँ पे जो आपके शब्द शुद्धि जो वाक्य शुद्धि है ना, यहाँ पे आप वाक्य को भी क्या शुद्ध कर सके, दो काम आ सके, इसलिए आपको वाच्य पढ़ाया गया था एक क्लास एक्स्ट्रा लेके। तो साथियों देखिएगा, वाच्य का आपको हमेशा ध्यान रखना है। ये क्या होती है, ये दूसरे प्रकार की अशुद्धि होती है, पद संबंधी अशुद्धि। कौन सी? पद संबंधी अशुद्धि होती है। यहाँ पे तो देखिएगा, यहाँ पे क्या होता है, मैंने आपको वाच्य पढ़ाए थे ना, तो वाच्य के अंदर तभी तो हम वाच्य का पता कर रहे थे कि वाच्य कौन सा है, लेकिन अभी साथियों आपको यूज तो वाच्य का ही करना है, लेकिन पता क्या करना है कि वाक्य शुद्ध है या वाक्य अशुद्ध है। पता यह करना है कि वाक्य शुद्ध है या अशुद्ध है, लेकिन प्रयोग अभी भी वाच्य का ही करना है। कैसे? देखिएगा, हम वाच्य में क्या कर रहे थे, क्रिया का लिंग और वचन चेंज कर रहे थे। क्रिया का लिंग और वचन देखिएगा, कुछ कंडीशन ऐसी आ रही थी, वाच्य पढ़ा ही नहीं, उनको कैसे पता होगा? होना ही नहीं चाहिए भाई, ठीक है। जिनको जानना है, जिन्होंने पढ़ा, मेहनत कर रहे हैं, उनको ही पता होना चाहिए। मैं तो यही चाहता हूं। तो देखिएगा, हम जब कर्ता चेंज कर रहे थे तो लिंग और वचन भी चेंज हो रहे थे, तो उसको हम कहते थे कृतवाच्य। साथियों अब यहां पे आपको उसका दोहरा फायदा कैसे उठाना है? आप कर्ता चेंज कर रहे थे तो और आपके लिंग और वचन भी चेंज हो रहे थे, यानी कि वो कृतवाच्य होगा। तो जहां भी आपको कृतवाच्य देखे, जहां भी आपको कृतवाच्य दिख रहा है, आपको लगता है कि मैं कर्ता या कर्म चेंज करूं तो वाक्य में परिवर्तन होना चाहिए, लेकिन वाक्य में अगर परिवर्तन नहीं हो रहा है तो वाक्य वहां पे क्या हो जाएगा? अशुद्ध हो जाएगा। ऐसे आपको ध्यान रखना है। वाक्य में अगर एक से अधिक कर्ता है, वो असमान लिंग एक वचन हो, तो उनका भी लिंग क्या होता है? चेंज होता है। आपको यहाँ पे 3 याद रखना है, कृतवाच्य, क्रमवाच्य और भाववाच्य। क्या? देखिएगा, अगर आप कर्ता चेंज करो, अगर कर्ता चेंज करो और आपको लगना चाहिए कि वाक्य में भी परिवर्तन होना चाहिए और नहीं हो रहा है, तो वो वाक्य गलत होगा। अगर साथियों आप कर्म चेंज करो, देखिए कृतवाच्य में वो कब चेंज होगा? जब वाक्य कौन सा होगा? कृतवाच्य होगा। और कृतवाच्य का पता कैसे करेंगे? जब कर्ता चेंज करेंगे तो क्रिया और लिंग में भी चेंज होना चाहिए, क्योंकि ये कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य, इन तीनों में से आपका वहां पे एक लागू अवश्य होना चाहिए। अगर कर्मवाच्य है, कर्मवाच्य, तो आप जब कर्म चेंज करो तो वहां पे लिंग और वचन भी चेंज होना चाहिए, भाववाच्य का भी, यानी कि ये आपको वाच्यों का भी अच्छे से नॉलेज रखना है। साथियों ये क्या? ये प्लस पॉइंट है। ये क्या है? ये प्लस पॉइंट है कि वाक्य को जहां तक हो सके हम कैसे शुद्ध कर सकते हैं, उसके बारे में बातें। तो मैंने आपको यहाँ पे कुछ नियम बताए कि इन ठीक है, ध्यान रखने वाले पॉइंट थे, स्पेशल पॉइंट थे, विशेष बिंदु थे, ऐसे कह सकते हो कि इनका आपको वाक्य के अंदर ध्यान रखना कि कर्ता पहले आ रहा है या नहीं आ रहा है, अगर संबोधन है तो उससे पहले संबोधन आया नहीं आ रहा है, कुछ ऐसी क्रियाएं जहां पे विभक्ति चिन्ह आता है, ठीक है, भले ही वो निर्जीव हो, अगर कर्म है, 2 कर्म है, द्विकर्मिक है, तो गौण कर्म पहले आएगा या मुख्य कर्म पहले आएगा। ऐसी मैंने आपको यहाँ पे क्या कुछ चीजें बताई है जो आपके लिए क्या है साथियों? इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखनी ही होगी एग्जाम के अंदर अच्छा स्कोर करने के लिए। अब साथियों देखिएगा, और यहाँ पे क्या है, तो अब मैं यहाँ पे आपके एक एक एग्जांपल लेके बताना चाहूंगा, ठीक है, कि इसको कैसे कैसे और भी क्या। अब मैं अगर कहते हैं ना छूट कर, ठीक है, छूट कर बताऊं सब खुल्लो खुल्लो अब, ठीक है। तो देखिएगा साथियों, तो आप देखिए, ये तो बेसिक सी बातें थी जो आपको दिमाग में याद रखनी, तभी आप वाक्य क्या कर पाएंगे? अच्छे तरीके से क्लियर कर पाएंगे। अब यहाँ पे देखिएगा, वाक्य के अंदर अव्यय संबंधी अशुद्धि भी होती है। अव्यय संबंधी अशुद्धि कैसे? एक एक एग्जांपल लेके बताऊंगा, ज्यादा नहीं। कोई ऐसा अव्यय है क्या है जो साथियों सही नहीं लिखा हुआ है, गलत लिखा हुआ है? जैसे देखिएगा, मैं यहाँ पे आपको कहूं इतनी रात गई, आपके ये एग्जांपल ले लेता हूं ताकि आप भी पढ़ोगे तब समझ में आ जाएगा। इतनी रात गई, इतनी रात साथियों जो आप गई और गई लिखते हो ना, इतनी रात गई, क्या? इतनी रात गई आप कहां थे? इतनी रात गई आप कहां थे? ठीक है, इतनी रात गई आप कहां थे? तो क्या है, आपको ये वाक्य शुद्ध लग रहा है? इतनी रात गई आप कहां थे, तो आपको लगेगा बिल्कुल यहाँ पे शुद्ध है। क्या? यहाँ पे शुद्ध है। लेकिन साथियों रात गई, रात गई, अब हम तो कहते हैं कि क्या, संध्या हो गई, रात गई, लेकिन साथियों ये गलत है। यहाँ पे अव्यय हम ये जो गई है ये गलत प्रयोग कर रहे हैं। रात गए होते हैं, इतने दिन गए, इतने रात गए, तो इतनी रात गए, ठीक है। यहां पे क्या होगा? इतनी रात गए आप कहां थे? इतनी रात गए आप कहां थे? आप कहोगे यार ये कौन सी बात है, हम तो ऊपर वाला बोलते हैं। मैंने बता दिया है, हमारी जो दैनिक बोलचाल की भाषा है हिंदी और जो शुद्ध भाषा है हिंदी, उसमें अंतर है, फर्क है, जो आपको समझना होगा। तो यहाँ पे जो इतनी रात गई आप कहां थे, यहाँ पे ये अशुद्ध है, और जो इतनी रात गए आप कहां थे वो क्या है? शुद्ध है। ऐसी बातों का एक एक एग्जाम्पल बताता जाऊंगा और समझाता जाऊंगा, ताकि जो आपका वाक्य शुद्धि वाला कॉन्सेप्ट है वो आज ही खत्म हो सके, हिंदी को हम यहाँ क्या कर सके, क्लियर कर सके, और उसके बाद कल से मेंटल एबिलिटी शुरू कर सके और इसकी भी एक्सप्रेस की व्यवस्था कर सकें। साथियों कारकों की मैंने आपको बात बता दी है, कारकों का क्रम बता दिया, उनकी विभक्तियां बता दी जो आपको पता होनी चाहिए। जैसे कैसे देखिएगा, एक दो चीजें और यहां पे बता देता हूं, और वाक्य कैसे, बहुत सारे। अब आपको यहां पे जितने एग्जांपल पढ़ोगे वहां पे आपको पता होना चाहिए। जैसे क्या, मैंने आपको कहा था, आप कहते हो ना, मैंने आपको कहा था मुझे ग्रुप में ऐड करो, मैंने आपको कहा था।
साथियों आप तो क्या कहा था, आप तो इज्जत देने के लिए कहते हो कि आपको कहा था, यानी कि आप इज्जत दे रहे हो। लेकिन साथियों इज्जत गई, यहां पे थोड़ी देर साइड में रखो, शुद्ध करना है, 3 नंबर लाने हैं। साथियों ये वाक्य गलत है, क्या है, गलत है। आपको कहा था नहीं होगा, आपको किसको, आपको, आप कौन है, कुछ पता है क्या, नहीं। लेकिन यहां पे क्या लिखेंगे, मैंने आपसे कहा था। आपसे, किससे कहा, कि आपसे कहा। आप कौन के मैं, ऐसे आपको पता होना चाहिए, नहीं तो किसको, आपको, ये थोड़ा सा यहां पे डिफिकल्ट रहेगा। तो मैंने आपसे कहा था, क्या, मैंने आपसे कहा था, किससे, कि आपसे, जी आपसे कहा था मैंने, यानी कि मैंने आपसे कहा था। ये वाक्य क्या होगा, शुद्ध होगा। ऐसे आपको कुछ चीजें यहां पे क्या याद रखनी चाहिए। देखिएगा कुछ और होते हैं, यहां पे मैं एग्जांपल एक एक ज्यादा नहीं लूंगा, क्योंकि साथियों ये वाक्य आपको क्या प्रैक्टिस पर मजबूत होगा। आप वाक्य देखो, उसके अंदर गलती निकालने का प्रयास करो। अगर वो गलत नहीं है तो आपको अपने आप पता चल जाएगा, और अगर गलती है तो अपने आप गलती भी निकल के आ जाएगी कि इसमें ये गलती है। तो ये प्रैक्टिस करनी पड़ेगी भैया। और एग्जाम के अंदर 2 प्रश्न परफेक्ट है, 1 से 2 प्रश्न है, ऐसा मान लो 5 नंबर का तो ये परफेक्ट है, 5 से 6 नंबर आपको दिलाने वाला है। तो अच्छे से याद तो करना ही पड़ेगा। जैसे साथियों मैं और लिखूं यहां पे, क्या, मैं यहां पे और लिखूं, जैसे मैं क्या लिखूं यहां पे, मैं तेरे से नहीं बोलता। आप बोलते हो या नहीं बोलते, मैं तेरे से नहीं बोलता, क्या कहते हो, मैं तेरे से नहीं बोलता। 2 झगड़ जाते हो, ठीक है, खून वून निकलता है थोड़ा, फिर क्या कहते हो, मैं तेरे से नहीं बोलता, मैं तेरे से नहीं बोलता। क्या वाक्य शुद्ध है कि मैं तेरे से नहीं बोलता, तेरे से नहीं बोलता, किससे, तेरे, तेरे कौन है, कुछ पता नहीं भाई, ठीक है, मैं तेरे से नहीं बोलता वाक्य क्या है, अशुद्ध है। तो आप कहेंगे इसको शुद्ध कैसे लिखेंगे, तो साथियों देखिएगा, मैं तुझसे नहीं बोलता, किससे, कि तुझसे, ठीक है, मैं तुझसे नहीं बोलता, ये वाक्य क्या हो जाएगा, यहां पे शुद्ध हो जाएगा। ऐसे साथियों आपको कुछ यहां पे नियम याद रखने होंगे। ऐसे आपको देखिए, अब ये आप इनमें अब कुछ नियम नहीं लगा सकते। ये साथियों यहाँ पे विकारी शब्द है, विकारी पद है, वो क्या आ गए, अशुद्धि संबंधित है। तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, ऐसे वाक्य जब आप पढ़ते जाओगे तो आपको ज्ञान होता जाएगा, पता चलता जाएगा कि कौन सा शुद्ध है और अशुद्ध। और पढ़ोगे कब, जब आप क्या वास्तव में पढ़ोगे, बुक खोलोगे, किताब खोलोगे और उनको सीखोगे, तभी समझ में आने वाला है। तो ऐसे साथियों बहुत सी अशुद्धियां होती है। आपको यहां पे क्या करना है, मेरी बात ध्यान सुनिए, बहुत सी अशुद्धियां हैं। कभी हम क्या करते थे, मैं तेरे दर्शनीय स्थल देखने आया था, दर्शनीय स्थल देखने आया था, ऐसे बहुत से आप यहां पे अब बहुत सारे होंगे। मैं एक एक एग्जांपल लेके आपको यहां पे कितने भी कराऊं तो वो क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। तो साथियों अभी इस वाक्य के जो बेसिक से नियम थे वो सभी मैंने आपको करा दिए। वाक्य आपका कंप्लीट नहीं हुआ है, यह आपके ऊपर निर्भर है कि वाक्य शुद्धि है ना, ये वाक्य शुद्ध करना टॉपिक अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। यह आपके ऊपर निर्भर है कि आप इसको कब कंप्लीट करते हैं। लेकिन मेरी तरफ से कंप्लीट हो गया। जो इसके मुख्य नियम थे वाक्य शुद्ध करने के, साथियों जो मुख्य नियम थे, मुख्य जो बिंदु थे, वो मुख्य बिंदु या मुख्य नियम मैंने आपको बता दिए कि क्या क्या बातें ध्यान रखनी चाहिए। अब साथियों देखिएगा, वाक्य में करीबन ऐसे कहें तो 9 या 10 प्रकार की अशुद्धियां होती है। तो अब आपको मैं यहाँ पे एक सजेशन देना चाहूंगा, भाई आप बीएसटीसी या पीटीटी की तैयारी कर रहे हैं तो साथियों देखिएगा, बीएसटीसी या पीटीटी की तैयारी करें तो आपके पास बुक तो होगी ही होगी, इसमें कोई फर्क नहीं, ठीक है। और इसमें समझाने वाली बातें थी ना, आपको बुक है तो भाई आपकी क्लासेज क्यों ले रहे हैं यहाँ पे। साथियों जो समझाने वाली बात थी वो मैं आपको समझा चुका हूं, जो बातें आपको वहां पे बुक के अंदर नहीं मिलेगी। अभी तक जितने भी ये मैंने आपको 12 या 13 नियम बताए ना, बुक के अंदर नहीं मिलेंगे आपको, क्योंकि मेरे को पता है बुक में नहीं है, तो मैंने आपको यहाँ पे समझा दिए। यानी कि जो आपका बेसिक मूल आधार है वहां पे डायरेक्ट दिया हुआ है, शॉर्टकट में दिया हुआ है, जबकि यहाँ पे मैं आपको बेसिक से पढ़ाता हूं तो समझ में आ जाता है, यही फर्क है। तो साथियों देखिएगा, जो बेसिक था वो मैंने पढ़ा दिया है। आपको अब क्या करनी है, अपनी बुक खोलनी है और वहां पे आप वाक्य शुद्धि वाला टॉपिक खोजेंगे तो वहां पे आपको बहुत सारे वाक्य दिए हुए होंगे। एक तो शुद्ध वाक्य दिया हुआ होगा, एक अशुद्ध वाक्य दिए हुए होंगे। तो आप पहले शुद्ध को पढ़ो, पहले अशुद्ध को पढ़ो और फिर शुद्ध को पढ़ो। तो वहां पे आपको अशुद्ध और शुद्ध में फर्क क्या दिखा, कौन सी चीज थी जो वहां जाके चेंज हो गई, यानी कि कौन सा शब्द होना चाहिए और कौन सा शब्द नहीं होना चाहिए, किस वाक्य में उसका कैसे प्रयोग होता है, ये सब चीजें अब आप कैसे याद होगी भी आपके ऊपर निर्भर है। जब आप पढ़ोगे ये तब आपका वाक्य कंप्लीट हो जाएगा। यानी कि साथियों ये अब आपके ऊपर निर्भर है, प्रैक्टिस के ऊपर। आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, ज्यादा से ज्यादा वाक्य लेके उनको क्या देखेंगे कि इसमें शुद्ध कौन सा है और अशुद्ध कौन सा है, तभी पता चलेगा। और मैं आपको बता दूं यहां से 1 से 2 प्रश्न एग्जाम के अंदर परफेक्ट है, ऐसा मान के चलिएगा। 6 नंबर का ये टॉपिक है आपका, कौन सा वाक्य, और 6 नंबर भाई खोटा नहीं करना। क्या करना, खोटा नहीं करना है तो क्या करना पड़ेगा, अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। 6 नंबर खोटे नहीं करने हैं हमें, तो अच्छे से पढ़ेंगे। तो साथियों ये आपका वाक्य कंप्लीट था। याद रखिएगा, एक दिन हम कहां से स्टार्ट किए थे, वर्ण से स्टार्ट किए थे। और वर्ण से ही पहले हमने हिंदी शब्द था, हिंदी भाषा और व्याकरण,
हिंदी भाषा और व्याकरण। तो इस भाषा शब्द से हमने शुरुआत की थी और आज हम कहाँ वाक्य को शुद्ध करने तक आए। वाक्य को शुद्ध कैसे किया जाता है, कैसा रहा, ये सब पर मेरे को कमेंट करके जरूर बताना, क्योंकि यहाँ पे मैं आज क्या करता हूँ, हिंदी का जो आपका BSTC का सिलेबस है उसके कंप्लीट होने की घोषणा करता हूँ। क्या करता हूँ, हिंदी के आपके जो हिंदी का सिलेबस है उसके कंप्लीट होने की घोषणा करता हूँ। अब देखिएगा यहाँ पे जो चीजें पढ़ाने लायक थी वो मैं पढ़ा चुका हूं। आप कहेंगे साथियों मैं आपको हर क्लास में बताता हूं, अगर रेगुलर नहीं जुड़ते हो तो पता होना ही नहीं चाहिए। पर्यायवाची है, अब आप क्या करेंगे, आपकी बुक खोलेंगे और वहां पे जो भी टॉपिक दिए हुए ना, पर्यायवाची है, विलोम शब्द है, कौन से साथियों, यहाँ पे अब मैं कुछ टॉपिक बता रहा हूं वो लिख दीजिएगा, ठीक है, काम आएंगे। भागना नहीं है, अभी तक क्या करना है, भागना नहीं है, भागोगे तो भाई फिर वापस आना पड़ेगा, ठीक है, और फिर वापस आओगे वो अच्छा नहीं लगेगा। अभी अगर आप क्या कर लो, हाँ 2021 में वापस आना पड़ेगा, नहीं तो अभी यहाँ पे भागो मत, तो 2021 में नहीं आना पड़ेगा, 22 में आना पड़ेगा रीट के लिए, ठीक है, तो वो तो अगला कदम होगा भाई, ठीक है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है साथियों, आपको उपसर्ग की बात करूं, उपसर्ग कैसे होते हैं, उनका कैसे प्रयोग किया जाता है, प्रत्यय हो सकेगा तो मैं उपसर्ग और प्रत्यय की एक क्लास की जाए क्या, उपसर्ग और प्रत्यय के कुछ नियम होते हैं वो क्लास की जाए या नहीं की जाए, कमेंट में बताना। ये वाले कमेंट नहीं, लाइव चैट के अंदर भाई नहीं, आपको नीचे वाले क्लास खत्म होने के बाद नीचे वाले कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है, वही देखा जाएगा, तो ये बताना। उसके बाद देखिएगा तीसरा मैं आपको यहां से टॉपिक बता देता हूं, कौन सा, शब्द भेद मैंने पढ़ा दिए थे, ठीक है। एक शब्द की बात करता हूं यहाँ पे, क्या, एक शब्द की बात करता हूं, यानी कि जो एक शब्द कह सकते हैं, यहां पे समानार्थी शब्द भी कह सकते हैं, समान अर्थ निकलता है, वो भी आपको याद रखना है। एक शब्द के बाद साथियों शब्द युगम, शुद्ध कौन सा, दो शब्द होते हैं, दोनों के अलग अलग अर्थ निकलते हैं, तो शब्द युगम, ठीक है, अनल, अनल वाला, अनिल, ऐसा ही, ठीक है, तो शब्द युगम के बाद मैं पांचवा टॉपिक यहां से लेता हूं, विलोम शब्द, जिनको प्रतिलोम भी कहा जाएगा, कौन से, विलोम शब्द। और छठा यहां से मैं लेता हूं कौन सा, पर्यायवाची शब्द। क्या पर्यायवाची शब्द है आपके एग्जाम में, बिल्कुल है, पर्यायवाची शब्द, क्या, पर्यायवाची शब्द। और पर्यायवाची शब्द के बाद सातवां टॉपिक यहां से कौन सा लेता हूं, समानार्थी शब्द, कौन सा, समानार्थी, समान अर्थ वाले ऐसे कुछ शब्द आएंगे, ठीक है। और यहां पे साथियों ये क्या, सात। और आठवां टॉपिक मैं यहां से लेता हूं मुहावरे और लोकोक्तियां। क्या, मुहावरे और लोकोक्तियां, ये टॉपिक हमारे यहां पे नहीं हुए हैं, क्योंकि ये क्या होते हैं, ये साथियों आपको यहां पे सिर्फ पढ़ने होते हैं, आपको खुद को अपने दिमाग से समझना होता है, इनमें ना कोई नियम होते हैं, ना कोई बेसिक आधार होता है, अच्छे से आपको क्लियर करना होता है। देखिएगा क्यों, उपसर्ग और प्रत्यय में थोड़ा बेसिक होता है, अगर समझ लिया जाए तो अच्छा रहेगा, तो मैं कोशिश करूंगा कि उपसर्ग और प्रत्यय की आपके एक और क्लास करा दूं, उसके बाद जो मेंटल एबिलिटी के 2-3 टॉपिक बचे हुए उनको मैं कंप्लीट करा दूं। तो अगर ये तो आप क्या कहते हैं, आपके आधार पर ही किया जाएगा काम, तो आप क्या सोचते हैं उसके बारे में मेरे को बता देना। एक शब्द साथियों देखिएगा जो इंपोर्टेंट आपके बुक में दिए हुए, और भी अगर हिंदी की कुछ बुक है, मानस वगैरह जो भी आती है, हाँ राघव प्रकाश की है, तो उनको पढ़िएगा। शब्द युगम, कौन सा शुद्ध है, कौन सा अशुद्ध है, खुद से तैयार करना पड़ेगा। विलोम शब्द खुद को याद करने पड़ेंगे, मैं कितने याद करा सकता हूं। पर्यायवाची, समानार्थी, मुहावरे और लोकोक्तियां, ये सिंपल से टॉपिक है जो क्या खुद को याद करने पड़ेंगे। 6 से 7 प्रश्न आपको यहां से, 7 नहीं मैं कह सकता हूं लगभग 10 से 15 प्रश्न आपको, जो ये मैंने अभी यहां पे टॉपिक लिखे हुए ना बोल्ड पे, यहां से देखने को मिलेंगे। 10 से 15 प्रश्न यहां से, क्योंकि साथियों इतने जो टॉपिक अब पीछे बचा, क्या जो मैंने पढ़ाया वो पीछे बचा है। और मैंने आपको अभी तक क्या क्या पढ़ाया, एक तो मैंने आपको यहाँ पे हिंदी वर्णमाला पढ़ाई है, और उसके बाद क्या संधि पढ़ाई, समास पढ़ाई, कारक पढ़ाई, संधि समास कारक, हिंदी वर्णमाला, और मैंने क्या पढ़ाई, वाक्य। यानी कि अभी इतने ही टॉपिक तो पढ़ाए, कुल 15 टॉपिक है। एक टॉपिक से 2 प्रश्न, 15 टॉपिक से 30 प्रश्न हो जाते हैं आराम से, तो इनको आप अच्छे से याद करेंगे। मैं यहाँ पे क्या करूंगा, ये जो आपकी हिंदी है ना, उपसर्ग और प्रत्यय की कोशिश करूंगा, अगर करवा सका तो उपसर्ग और प्रत्यय की आपको एक एक क्लास, क्या एक क्लास के अंदर उपसर्ग और प्रत्यय दोनों करा दूंगा, कोशिश करूंगा, ठीक है। उसके बाद देखिएगा बाकी वाले जितने भी मैंने आपको टॉपिक बताए, उनके लिए हम क्या करेंगे, एक्सप्रेस शुरू करेंगे। उनके लिए एक एक्सप्रेस शुरू करेंगे, तो वहां पे आपको मैं 2 विलोम शब्द डेली दूंगा, 2 पर्यायवाची शब्द आपको याद करने भाई, 10-10 पर्यायवाची विलोम शब्द, तो मैं टेस्ट लूंगा, 2 विलोम शब्द पूछूंगा आपसे, आपको याद है या नहीं, यानी कि 2-2 हर टॉपिक से 2-2 प्रश्न लेके हम 15 टॉपिक से 30 प्रश्न बनाएंगे। और फिर क्या करेंगे, हाँ 6, 7, 8, 10 एक्सप्रेस है, इसकी भी चल रही होगी उतनी, क्या करेंगे एक बार धुआं निकाल देंगे इसका भी, ताकि जिस प्रकार आपने शिक्षण अभिरुचि को मजबूत किया ना, बड़ा अच्छा लगता है जब आपके क्या 40+ आंसर सही होते हैं, 45+, किसी के 50 में से 50 हो रहे हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है कि क्या भाई आपको अच्छे से समझ में आ गई। तो एक बार हिंदी को भी हम ऐसा कर लेंगे, लेकिन उसके लिए आपको ये जो मैंने आपको वक्त दिया है ना, एक तो वाक्य आपको पूरा पढ़ना है, ठीक है, उसके बाद जो विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द वगैरह, शब्द शुद्धि वगैरह ये बताएं, ये कंप्लीट कर लेना। तो साथियों यहां पे आप हिंदी में भी अच्छे 30 में से 28 नंबर लेके आ सकते हैं। तो साथियों ये थी हमारी आज की क्लास।
बहुत अपना 100% देने की कोशिश कर रहा हूं, 101% देने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन भाइयों पहले से कहा था 1% आपका होना चाहिए। तो साथियों ये थी हमारी हिंदी की क्लास। आशा करता हूं ये क्लास अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, उनको भी बताइए कि वो भी क्या कीजिएगा इस हिंदी की एक्सप्रेस जो जिसका नाम भी आपको बताएंगे भाई, ठीक है, उस एक्सप्रेस में जुड़िएगा। और चैनल पर नए हो तो भाई सब्सक्राइब जरूर कर देना और शेयर साथियों जरूर करना है, ठीक है, दोस्तों को जरूर शेयर करना है। तो अब हम मिलेंगे अगली क्लास के अंदर, तब तक के लिए खुश रहिए, अच्छे रहिए। जय जय राजस्थान, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।